आज हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम की। हर दिन लगभग 3 लाख लड्डू बनते हैं और साल में इससे मंदिर को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होती है। लेकिन ये लड्डू शुरू कब हुआ, इसे कौन बनाता है, इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे सदियों से इतना लोकप्रिय बनाए हुए है, और साल 2024 में इसी लड्डू को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ कि पूरे देश में हंगामा मच गया। आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे, शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी कहानी पूरी रिसर्च के साथ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में तिरुमाला की पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर स्थित है। इसे तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर दुनिया के सबसे ज्यादा दर्शन किए जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन के बाद हर भक्त को प्रसाद मिलता है, वो है लड्डू प्रसादम। यह लड्डू सिर्फ एक मिठाई नहीं है, बल्कि भक्तों के लिए भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि तिरुपति की यात्रा इस लड्डू के बिना अधूरी मानी जाती है। अब बात करते हैं इतिहास की। मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक तिरुपति में लड्डू प्रसादम की परंपरा 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार यह पहली बार 2 अगस्त 1715 में भगवान को चढ़ाया गया था और उसके बाद भक्तों में प्रसाद में बांटा गया। इस लड्डू को बनाने की शुरुआत का श्रेय कल्याणम अयंगर नाम के एक व्यक्ति को दिया जाता है। उस समय मंदिर में खास व्यवस्था हुआ करती थी जिसे मीरासीदारी व्यवस्था कहा जाता था। इस व्यवस्था के तहत कुछ खास परिवारों को मंदिर में प्रसाद बनाने और बांटने का अधिकार दिया जाता था और यह अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। कल्याणम अयंगर इसी परंपरा से जुड़े हुए थे और उन्हीं की इस पहल से मंदिर में लड्डू प्रसादम की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय जो लड्डू बनता था वो आज के लड्डू जैसा बिल्कुल नहीं था। शुरुआती दौर में यह एक साधारण मीठा प्रसाद हुआ करता था। 300 साल के इस सफर में लड्डू का स्वरूप कई बार बदला। इतिहासकारों के मुताबिक इसमें करीब 6 बार बड़े बदलाव हुए। सामग्री बदली, बनाने का तरीका बदला और आकार भी बदला। आज हम जो लड्डू देखते हैं उसका मौजूदा रूप 1940 के आसपास तय हुआ, जब इस इलाके में मद्रास सरकार यानी उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन था। तभी से इस लड्डू का आकार, इसका वजन और इसकी बनावट लगभग वैसी ही चली आ रही है जैसी हम आज देखते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ये लाखों लड्डू बनते कहां हैं? मंदिर परिसर में एक खास रसोई है जिसे पोट्टू कहा जाता है। यही वो जगह है जहां हर दिन हजारों की संख्या में लड्डू बनाए जाते हैं। इस रसोई का प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम करता है, जिसे संक्षिप्त में TTD कहा जाता है। TTD ही पूरे मंदिर परिसर और उसकी संपत्तियों का प्रबंधन देखने वाली संस्था है। पोट्टू में लड्डू बनाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित रसोइया काम करते हैं, जिन्हें वंतारी कहा जाता है। ये लोग परंपरागत तरीके से बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में तय मात्रा में और तय विधि के अनुसार लड्डू तैयार करते हैं। मात्रा और सामग्री में कोई मनमानी नहीं होती, हर चीज एक तय नुस्खे के हिसाब से बनती है। पारंपरिक तिरुपति लड्डू में मुख्य रूप से बेसन, चीनी, शुद्ध देसी घी, काजू, किशमिश और इलायची का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसमें एक खास चीज भी मिलाई जाती है जिसे बूरा शक्कर कहा जाता है, जो लड्डू को उसकी खास मिठास और बनावट देती है। इन सामग्रियों की गुणवत्ताओं को लेकर मंदिर प्रशासन हमेशा से बेहद सख्त रहा है, क्योंकि आखिरकार यह भगवान को चढ़ने वाला प्रसाद है और इसकी शुद्धता से समझौता नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि आगे चलकर जब इसी शुद्धता पर सवाल उठे तो पूरे देश में हलचल मच गई। उस विवाद की बात हम थोड़ी देर में विस्तार से करेंगे। साल 2014 में तिरुपति लड्डू को एक बड़ा सम्मान मिला। इसे भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया। आसान भाषा में समझे तो GI टैग एक तरह की कानूनी पहचान होती है जो किसी खास जगह से जुड़े किसी खास उत्पाद को दी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब कोई भी दूसरी दुकान या कंपनी तिरुपति लड्डू के नाम से लड्डू नहीं बेच सकती। सिर्फ तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को ही यह नाम इस्तेमाल करने का अधिकार है। यह टैग मिलने के बाद तिरुपति लड्डू की पहचान और भी मजबूत हो गई और इसे एक तरह की भारत की सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा मिल गया। मंदिर प्रशासन के मुताबिक हर दिन औसतन 3 लाख के आसपास लड्डू बनाए जाते हैं। त्योहारों और खास मौके पर जैसे ब्रह्मोत्सव के दौरान यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सामान्य दिनों में लगभग 300 ग्राम का एक लड्डू भक्तों को करीब 25 रुपए में दिया जाता है। हालांकि कई बार मंदिर प्रशासन इसे 10 रुपए प्रति लड्डू की रियायती दर पर भी उपलब्ध कराता है। इतनी बड़ी मांग को संभालने के लिए मंदिर प्रशासन ने एक टोकन व्यवस्था भी बनाई है ताकि भक्तों को कतार में लगकर अपनी बारी पर तय मात्रा में लड्डू मिल सके। सालाना आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ लड्डू प्रसादम से मंदिर को 500 करोड़ रुपए की आसपास आमदनी प्राप्त होती है, जो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला खाद्य उत्पादों में से एक बनाता है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे चर्चित और सबसे विवादित हिस्से पर। सितंबर 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुपति लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट की गई थी और उसमें जानवरों की चर्बी तक शामिल थी। इसके बाद घी के नमूनों की जांच के लिए भेजे गए और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट में एक प्रयोगशाला ने जुलाई 2024 में जो रिपोर्ट दी उसमें दावा किया गया कि घी के नमूनों में गोमांस की चर्बी, मछली का तेल और अन्य पशु वसा जैसी मिलावट हो सकती है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को गहरा धक्का लगा, क्योंकि यह कोई साधारण खाने की चीज नहीं बल्कि भगवान को चढ़ाने वाले प्रसाद था। जांच में सामने आया कि जो कंपनी घी की आपूर्ति कर रही थी उसने टेंडर की शर्तों का पालन नहीं किया था। नियमों के मुताबिक हर खेप के साथ एक प्रमाण पत्र देना जरूरी था, जो नहीं दिया गया। इस लापरवाही के बाद उस कंपनी को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और घी की आपूर्ति रोक दी गई। मामला इतना बड़ा हो गया कि
कि केंद्र सरकार तक हरकत में आ गई। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को भी इस पूरे मामले की जांच में शामिल किया गया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया, जिसकी निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर रहे थे। इस पूरे विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। अलग अलग राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और कुछ नेताओं ने तो इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने की मांग कर दी। इस दौरान मिलावट को रोकने के लिए एक तकनीकी कदम उठाया गया। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, जो मंदिर को घी की आपूर्ति करने वाली प्रमुख संस्थाओं में से एक है, उसने अपने वाहनों में जीपीएस लगवा दिए ताकि घी की हर खेप पर पूरी नजर रखी जा सके और आपूर्ति के हर चरण की निगरानी हो सके। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी जांच के बाद सच्चाई क्या निकली। विशेष जांच दल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जनवरी में सौंपी। इस रिपोर्ट में एक अहम बात सामने आई। जांच में यह पाया गया कि घी में पशु वसा की मिलावट की पुष्टि नहीं होती, यानी शुरुआती दावों की तरह सीधा प्रमाण नहीं मिला। लेकिन इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि घी की खरीद की प्रक्रिया में कई गंभीर अनियमितताएं थी, जिनकी वजह से घटिया और नकली घी की आपूर्ति हो पाई। यानी मिलावट का सीधा आरोप पूरी तरह साबित नहीं हुआ, लेकिन खरीद प्रक्रिया में लापरवाही और गड़बड़ी की बात जरूर सामने आई। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और अदालत ने जांच की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले को आगे बढ़ने दिया। यह मामला अभी भी कानूनी तौर पर आगे बढ़ रहा है और इससे जुड़े अपडेट समय समय पर सामने आते रहते हैं। इस पूरे विवाद से एक बात साफ हो गई कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े इस प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। इस पूरी घटना के बाद तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने अपनी घी खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दिया। अब घी की हर खेप की सख्ती से जांच की जाती है। प्रमाणित प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट लेना अनिवार्य कर दिया गया और आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया। मंदिर प्रशासन ने यह भी भरोसा दिलाया कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ भविष्य में कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा और गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया को लगातार और सख्त बनाया जाएगा। तो यह थी तिरुपति के मशहूर लड्डू प्रसादम की 300 साल से ज्यादा पुरानी कहानी। 1715 में एक साधारण प्रसाद के रूप में शुरू हुआ यह लड्डू आज करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक बन चुका है। इसने समय के साथ कई बदलाव देखे, जीआई टैग जैसा सम्मान पाया और साथ ही 2024 के उस बड़े विवाद का भी सामना किया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी जब कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद इस लड्डू को अपने हाथ में लेता है तो उसके लिए सिर्फ यह एक मिठाई नहीं होती, बल्कि भगवान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद होता है। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे किसी नए दिन नई बात के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।